कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं चैप्टर 4 की, जिसका पार्ट है ये थर्ड। हमने जो पहले दो पार्ट्स हैं उसके अंदर हमने आसियान और यूरोपीय संघ को जो है कवर किया है। हमने ये जो है 3 पार्टों में इसलिए ही डिवाइड करा है जो कि किसी भी तरीके की जो कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट ना हो। साथ में मैं आपको बताता हूँ पार्ट 3 के बारे में, जो कि चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये आपको पता ही होगा। इसमें हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में कि चाइना ने अपनी जो इकॉनमी है वो किस तरीके से, किस फेज़ से आज़ाद होने के बाद साम्यवाद से किस तरीके से पूंजीवाद में ट्रांसफ़र करी। और साथ में हम जानेंगे उसके बारे में कुछ उसके दुष्परिणाम और उनके जो है भारत के साथ संबंधों के बारे में। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ बताऊंगा। और साथ में मैप के द्वारा भी हम समझेंगे कि जो चाइना की लोकेशन कहाँ है और चाइना के कौन कौन से जो नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, और उन्होंने कौन कौन सी जो पॉलिसीज़ अपनाई थी, जिसकी वजह से जो चाइना आज के समय में जो इतना एक्सपेंड हो रहा है, जो कि अमेरिका से भी टक्कर लेने को तैयार है। सो उसके बारे में हम इसकी वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने से पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि आपको एक जो है चाइना का झंडा दिखाई दे रहा है और साथ में आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। सो मेरा मैप लगाने का पर्पस ये था कि मैं आपको एक बार चाइना की जो है लोकेशन समझा सकूं। जो आप देख पा रहे होंगे ये है अपना प्यारा भारत, और साथ में मैं आपको बता देता हूँ ये अपना प्यारा भारत है, उसके साथ में ये जो है चाइना की जो है ये है सीमा है। और ये जो चाइना है ये पूरा एशिया में बहुत बड़ी कंट्री है। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ इसके जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी देशों के साथ लगते हैं, जैसे लाइक भारत हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी भूटान, नेपाल, इनसे लगते हैं। तिब्बत, अब तिब्बत को तो वैसे भी इसने ऑक्यूपाई कर ही लिया है। सो साथ में चलो आगे बढ़ते हैं। और साथ में आप देख पा रहे होंगे इसके झंडे के बारे में भी, और ये इसका झंडा जो है, जो चाइना का झंडा आपको देख पा रहे हैं। और साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि चीन के नेता जो थे उनका नाम था माओ। इन्होंने क्या करा था, 1949 में जब ये चाइना आज़ाद हुआ तो उसके बाद इन्होंने अपने हाथ में चीन की सत्ता ले करके इसमें बहुत बड़े परिवर्तन किए, वो हम इसमें देखेंगे। सो सबसे पहले आपने देख ही लिया होगा ये जो चाइना के नेता हैं, माओ के नेतृत्व में किस तरीके से चीन का जो विकास हुआ, हम इस वीडियो में अब देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की जो है स्थापना हो गई। साम्यवादी शासन वो होता है जो कि सभी के साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। साम्यवाद का मैं आपको मतलब बता रहा था कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हर तबके को बराबर लेके चला जाता है। इसके अंदर गरीब तबका हो चाहे अमीर तबका, सबको समान माना जाता है। इसमें जो पूरी व्यवस्था होती है वो सरकार के हाथ में होती है। आप समझ ही गए होंगे उम्मीद है कि, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। जैसे इस व्यवस्था को अपनाया था उन्होंने, उसमें सामना भी करना पड़ा कुछ परेशानियों को। तो उस परेशानियों को हम देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि चाइना के बारे में, तो चाइना ने साम्यवादी मॉडल को खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। उन्होंने सोचा कि हम एक बहुत बड़ी वो अर्थव्यवस्था बनाएंगे जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था होगी, उसका लक्ष्य रखा। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों का उसने उद्योगों में लगा। जितने भी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे उनने क्या करा कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सबको अपनी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी उसके अंदर लगा दी, क्योंकि जो उसने एक एम रखा था कि हमें एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है बनना है। तो चलो आप समझ ही गए होंगे। और साथ में उसने क्या करा, कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने की वजह से उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ की मतलब कृषि थी, जो वहाँ पे खेती होती थी वो पुराने तरीक़ों से होती थी। वहाँ पे किसी भी तरीके की तकनीक नहीं थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कृषि। तो इसीलिए वहाँ के जो तरीके थे कृषि के, पुराने तरीके, उस वजह से जो वहाँ के उद्योग थे जितने भी, उनकी कोई भी ज़रूरत जो थी जल्दी से पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि खाने वाली जनसंख्या भी उसकी काफ़ी थी जो कि इस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रही थी। और साथ में चाइना जो था उसने अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने में के मामले में तो विकसित देशों से भी वह आगे निकल गया, परंतु बढ़ती हुई जो जनसंख्या है ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से चुनौती जो है वो विषमताएं उत्पन्न कर रही है, चुनौती बन के खड़ी हो गई है। क्योंकि अगर वो अपने नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं या रोजगार प्रदान करता है, परंतु सामाजिक कल्याण भी देता है, तो कुछ ही हद तक ही तो दे सकता है,
कोई भी चीज़ होगी तो कोई एक लिमिट होती है इस चीज़ की, और वो वहाँ की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो इसके लिए एक विपरीत जो है अनुपस्थितियाँ जो है उत्पन्न करती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इसके लिए अनफेवरेबल हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस। और साथ में अब वहाँ की जो अर्थ उसके बारे में बताया हमने। अब इसमें बताएंगे चीन के में सुधारों की जो पहल हुई है वो किस तरीके से हुई, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं वो लिए गए, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो आज का जो चाइना है उसकी तस्वीर जो थी उस समय बहुत अलग थी। सो अब इस समय की जो का चाइना जो है उसकी आप तस्वीर आप आए दिन न्यूज़ में या टीवीज़ पर देख सकते हो, और आप अगर गूगल करेंगे तो उसके बारे में आपको उसकी अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ के बारे में पता चल जाएगी। परंतु वो ऐसी नहीं थी पहले। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए जो कि हम बताते हैं। चाइना ने क्या करा, 1972 में एक सबसे पहले जो साम्यवादी देश था उनने पूंजीवाद की तरफ कदम बढ़ाया। तो पूंजीवाद की तरफ कदम बढ़ाने से पहले उन्होंने 1972 में अमेरिका के साथ संबंधों को बनाना चालू करा और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और उन्होंने क्या करा, 1970 के बाद जो है वहाँ पे जो है सत्ता का जो है दूसरी की हो गई थी, जब आ गए थे चाओ एन लाई जो थे वहाँ के नेता थे। पहले माओ थे, उसके बाद चाओ एन लाई आ गए। तो 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कि इनको मॉडर्न कर दिया, कृषि को भी मॉडर्नाइज कर दिया, उद्योगों को भी और सेवा को भी और विज्ञान प्रौद्योगिकी को भी। तो उसमें उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें सबसे 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने अर्थव्यवस्था को खोल दिया, उसे खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। उसे खुले द्वार की नीति भी कहते हैं। कि अब क्वेश्चन पूछेगा कि खुले द्वार की नीति जो है वो क्या है, तो आप बताओगे कि जब देंग शाओपिंग ने 1978 में चीन के आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार या खुलेपन की नीति को अपनाया, तो वो खुले द्वार की नीति को अपनाया तो वो खुले द्वार की नीति कहलाती है। खुलेपन को अपनाया तो खुले द्वार की नीति कहलाती है। और उन्होंने उसी प्रोसेस में चलते चलते 1982 में अपनी जो खेत थे उनको सबको प्राइवेट कर दिया, निजीकरण कर दिया, कि आओ इन्वेस्ट करो अपना पैसा, और क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उद्योगों मतलब जितनी ज़्यादा खेती कर सकते हो वो करो। तो प्राइवेटाइज कर दिया वहाँ पे खेतों को। और 1998 में क्या करा उन्होंने, उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। जो गवर्नमेंट के हाथ में थे उद्योग, अब वो सारे जो है प्राइवेटाइज कर दिए। और साथ ही साथ चीन ने एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया। अब विशेष आर्थिक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया कि वो सारी जो तरीके के उद्योगों से रिलेटेड जितने फैसले हैं, किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सब जो है इसके द्वारा ही किए जाते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आप उम्मीद है समझ पा रहे होगे। और चाइना ने एक स्टेप और उठाया, अभी इतना विकास करते 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 2001 में जाकर के चाइना ने WTO को ज्वाइन करा, जो कि WTO आप समझ पा रहे होंगे, WTO का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। तो आप समझ गए होंगे, वही हो शामिल हुआ। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम भी बढ़ाया। अब उसने सारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके सारे देशों के साथ में अपने अर्थव्यवस्था को शेयर कर रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और जब वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी, कदम उठाए जा रहे थे, तो उसके कुछ नकारात्मक जो हैं वो पहलू पड़े, सकारात्मक पहलू भी पड़े थे और नकारात्मक भी पड़े थे। सबसे पहले हम नकारात्मक पहलुओं की बात कर लेते हैं। जो गलत पहलू थे वो कौन कौन से थे। अब जो इसमें नकारात्मक पहलू, वहाँ की जो आर्थिक विकास का लाभ जो है समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ पर जिस तरीके का भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो हर किसी को नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या जो थी बहुत ज़्यादा थी। उसने क्या करा, चाइना ने अपने जो तरीके थे, अपने तरीकों को पूंजीवाद को अपनाया जाने से बेरोजगारी वहाँ बढ़ गई। वहाँ क्या बोलते हैं, पहले सरकार का जो काम था वो साम्यवाद के तहत सब लोगों को रोजगार प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं का ख्याल रखना। पर जब वहाँ पे पूंजीवाद की एंट्री हो गई एक तरीके से, तो वहाँ पे सब चीज़ें प्राइवेटाइज होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग बाग थे उनको रोजगार में कमी होने लगी और बेरोजगारी वहाँ बढ़ने लगी। साथ में वहाँ जो महिलाओं की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, विपरीत है। तो महिलाओं के लिए रोजगार और काम करने के हालात जो हैं बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हैं। और वहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो गांव व शहर और तटीय व मुख्य
भूमि पर रहने वाले लोग जो हैं उनके आय में बहुत बड़ा एक अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और ये जो अंतर है कहने का मतलब जो गांव में रहते हैं और एक शहर में रहने वाले लोगों के बीच में जो हर चीज़ का जो डेफिशिएशन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप अगर आप आर्थिक रूप में देखना चाहें, सभ्यता के रूप में देखना चाहें, किस तरीके से भी देख सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनके बीच में जो है फ़र्क देखने को आपको मिल सकता है। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि जो विकास की जो गतिविधि है उसमें पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंची है। जब से चाइना ने अपना विकास करना शुरू करा, अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई हैं और उनका प्राइवेटाइजेशन करा, उसके बाद क्या हुआ, चीन में जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित होने की कगार पे चला गया है। और चाइना में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भी भ्रष्टाचार इसकी वजह से काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि जनसंख्या अगर ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें विकसित होने के कगार पे पहुंचता है, तो सारी चीज़ें देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि वहाँ में करप्शन की जो मात्रा है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। और चाइना में जो भारत के साथ जो संबंध है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे कि भारत के साथ किस तरीके के संबंध है, वो भी आज़ादी के बाद से ही अगर देखेंगे हम कि उसमें कौन कौन से जो हैं ऐसी जो कारण थे जिनकी वजह से दिक्कतें भी उत्पन्न हुई हैं और कुछ सहयोग की भी बातें बनी हैं। तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है 1950 के बारे में, 1950 के दे रखा है कि 1950 में चाइना ने क्या करा, तिब्बत को हड़प लिया तथा भारत की जो सीमाएं हैं उन पे क्या बोलते हैं, अपनी बस्तियां बनाने इन्होंने चालू कर दी, जिससे इस बात से इन दोनों के बीच में जो है एकदम बिगड़ने लगे, इनके जो रिश्ते हैं इनके बीच में दरार पड़ने लगी और जो इनके रिश्ते जो हैं बिगड़ने लगे। साथ में मैं आपको बताता हूँ कि जो चाइना है उसने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को जबरदस्त स्थापित कर दिया कि नहीं जी ये तो हमारी जगह है, नहीं ये तो हमारा क्षेत्र है जी, हम हमारी ये बस्तियां हैं, ये है वो है। तो ये जो थी ये चीज़ें जबरन उन्होंने स्थापित करी, तो इसी वजह से वहाँ पे जो है एक डिस्प्यूट हो गया बहुत तगड़ा। 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध हो गया इन्हीं कारणों को लेकर के। तो ये जो रिश्तों में खटास उत्पन्न करने वाली बातें थी। और साथ में जो चाइना है उसने पाकिस्तान को मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो भारत से ही बनी हुई है और वो बिल्कुल हमारे विरोध में ही रहती है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी 1965 पे हमारे ऊपर हमला करा था। तो कहीं ना कहीं अब उसको आप जानते हो कि चोर चोर मुसेरे भाई वाली बात है ये, तो वही तो कहने का मतलब यही है कि उन चीज़ों पे ना जाते हुए अपने इस पे ध्यान देते हैं। और साथ में मैं आपको बताता हूँ चाइना ने भारत के जो परमाणु परीक्षणों पे भी विरोध करना शुरू कर दिया था कि भारत क्यों कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको एक तरीके से खतरा है। वो चाहता है कि सिर्फ मैं ही एकमात्र शक्ति के रूप में उभरता रहूं, पर अंतु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब पूरे देश में पूरी दुनिया में सबको अपनी अपनी चीज़ों का अधिकार है। तो अब उसके ऊपर बात नहीं करते अभी ज़्यादा हम। और बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है कि अगर जो चाइना है वो बांग्लादेश और म्यांमार से जो है सैनिक संबंध साधेगा तो वो भारतीय हितों के लिए बेकार रहेंगे, सही नहीं रहेंगे। और साथ में यूएनओ की अगर बात करते हैं, यूएनओ जो ये करंट का टॉपिक है एक तरीके से, इसको आप सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखें, क्योंकि यूएनओ जो है इसकी फुल फॉर्म आप जानते ही होगी, यूनाइटेड नेशन, और साथ में हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसने क्या करा, इसके अंदर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बारे में आप जानते ही होंगे, पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव जो है यूएनओ की आम सभा में इसे पेश किया। तो चाइना ने क्या करा, इसके ऊपर वीटो कर दिया, वीटो करके इसे मना कर दिया। अब वीटो का मतलब आप नहीं पता होगा, आपका मतलब वीटो का मतलब ये होता है कि एक इस तरीके की शक्ति होती है जो कि अब यूएनओ में कितने देश हैं, यूएन में जो देश हैं टोटल मिला करके वो 193 हैं, उसमें से जो वीटो मिली हुई है वो कितने 5 सदस्य देशों को मिली हुई है। एक तो रूस है, चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 सदस्य हैं। तो क्या बोलते हैं, अगर कोई भी सदस्य अगर इसमें से वीटो कर देता है तो कोई भी प्रस्ताव हो इसमें मेजॉरिटी नहीं मानी जाएगी, उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि इसीलिए वीटो जो है वो पावर का इस्तेमाल जो है एक तरीके का निषेधाधिकार है। किसी चीज़ को अगर नहीं मानना तो सीधा वीटो कर दो, काम ख़त्म, चाहे वो चीज़ सही हो चाहे गलत हो। इसी तरीके से जो पाकिस्तान का साथ देते हुए चाइना ने क्या करा, इसको प्रस्ताव को जो है वीटो करके उसे ग्लोबल टेररिस्ट जो था उसको घोषित करने से मना करवा दिया। और भारत ने अजहर मसूद के आतंकी घोषित
करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव जो है वो पेश करा था, जिस पर चाइना ने वीटो फिर दोबारा से कर दिया। मतलब उसने क्या करा, अजहर मैसूद जो था उसको भी आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट बनाने के लिए, आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा, तो उसको भी उनने वीटो कर दिया पाकिस्तान के समर्थन में जाते हुए। अब एक चीज़ और बताते हैं, चाइना की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं उसमें से एक है वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। आप जानते ही होंगे इसके बारे में, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी जो रोड बना रहा है जो कि काफ़ी देशों या फिर काफ़ी कंट्रीज से निकल करके जाएगी, जिससे इसे अपने व्यापार में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए ये पाकिस्तान का साथ इसलिए देता है क्योंकि जो चाइना जो है पाकिस्तान के साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि पीओके जो कि भारत का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, आप समझ पा रहे हो, वो जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और वहाँ से ये रोड जो है निकल के जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान का वो पूरा सहयोग करता है, जिससे कि भारत इसे ना ले ले और किसी तरीके से ये भारत की निगरानी में ना चला जाए, और उससे भारत को घेरने की भी रणनीति बनाता है। वो चाहता है कि अगर मैं यहाँ पे एक तरीके से निकालूंगा तो भारत भी एक तरीके से इसका जो वीकनेस पॉइंट बन जाएगा, कि अगर किसी तरीके से कुछ अगर बात होती है तो इस पे जो है हावी हो सकता है ये। तो आपको जैसे कि देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये है पॉलिसी, ये वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है। ये चाइना है, जैसे कि ये देख पा रहे हो अपना प्यारा भारत, और साथ में मैं आपको बता दूँ ये देखो चाइना। अब ये जो चाइना है ये इस तरीके की रोड बना रहा है जो कि काफ़ी देशों या कंट्रीज से जो है, बेल्जियम से लेके फ्रांस, इटली और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ और पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये पूरी की पूरी जाके मिलेगी। तो जो ये है एक तरीके का इसका जो प्रोजेक्ट है, ये इसके लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है, और आप जैसे कि आप समझ पाए होंगे, और इसलिए इसका नोवेमेंट देखते हैं, साथ में बताता हूँ मैं आपको कि जो वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग पर, अब एक डिस्प्यूट और हुआ था इसके साथ में, कि भूटान का जो भूभाग है उस पर भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर अधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के मध्य में लंबा विवाद चला। इसने क्या करा, डोकलाम पर जाकर कब्जा करने की कही कि जी हमारा है, ये तो क्षेत्र हमारा है। तो इनके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा विवाद हो गया था, और दोनों देशों के मध्य संबंध जो थे वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण भी हो गए थे। परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रूप और रुख को वैश्विक स्तर ने काफ़ी सराहा, क्योंकि भारत जो है बातचीत के साथ किसी भी मुद्दे को सुलझाने की बात करता है। अब अगर वर्तमान की बात करी जाए कि अभी 2020 जून में गलवान घाटी में भी आपको पता होगा, गलवान वैली में क्या हुआ, चीनी सैनिकों को इतनी बुरी तरीके से मारा भारतीय सैनिकों ने, आपको पता ही होगी, जिसमें थोड़े बहुत हमारे भारत के सैनिक भी शहीद हो गए, पर वो मर गए सारे के सारे, कितने सारे 43-44 ऐसी बात आ रही थी। सो आपको पता ही होगा क्या। साथ में जो ये डिस्प्यूट वो होते रहते हैं, इसकी तो खैर बात ही नहीं है, पर आप इसमें देखो सहयोग के भी दौर थे, सारी चीज़ें थी, तो इन्होंने क्या था कि चलो जो भी बात है, मतभेद है, उन्हें सुलझाया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो सहयोग की दौर की बात चली, तब उसमें क्या हुआ, 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से, वहाँ क्या हुआ 1970 में चीनी नेतृत्व बदला, मैंने आपको बताया ना, पहले माओ था, उसके बाद क्या हुआ, देंग शाओपिंग आ गए, जिनने 1978 में खुले द्वार की नीति अपना ली थी, वो वाला नेता आ गया। तो इसमें वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। और साथ में 1988 के अंदर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे, वो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने क्या करा, विदेश यात्रा की, कहाँ की, चाइना की, जिस सीमा विवाद को यथास्थिति बनाए रखने के लिए इन्होंने पहल करना शुरू कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम ही पहल करते हैं और आते हैं, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अब उसमें दोनों देशों की सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते भी कर लिए इन्होंने, कि चलो कोई बात नहीं, हम सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे, तकनीकी को बढ़ावा देंगे, विज्ञान को बढ़ावा देंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये सहमति बना ली उन्होंने। और 1999 में इन्होंने क्या करा, द्विपक्षीय व्यापार में 30% तक की सालाना वृद्धि के लिए भी इन्होंने बातचीत करी कि चलो 20-30% तक की वृद्धि करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात सही है। और साथ में विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देशों में सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हो गए, कि अब बाहर भी ऊर्जा पे सौदा जो है वो हासिल करने के लिए, फिर जो भी इनकी पॉलिसीज थी उनके तहत इन्होंने क्या करा, सहयोग बना लिए। और साथ में इन्होंने वैश्विक धरातल पर
भारत चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में एक जैसी नीतियां अपनानी शुरू कर दी। इन्होंने क्या करा, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके की बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय मतलब वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें इन्होंने एक जैसी पॉलिसीज़ को भी अपनाया काफ़ी ज़्यादा। तो अब तक तो ये सारी बातें थी, और एक अब इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक उसमें रह जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि चाइना है, आप देख ही पा रहे होंगे ये चाइना, जो अभी मैं बताता हूँ आपको, ये चाइना की सीमा है, आप देख पा रहे होंगे ये किस तरीके से जो है भारत से लग रही है। अब ये जो है चाइना है, और ये अपना प्यारा भारत है, और साथ में मैं आपको बताता हूँ ये नेपाल से इसकी सीमा लगती है, भूटान से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और ये जो है अक्साई चीन है। अब आप पूछोगे कि अक्साई चीन क्या है, तो ये POK है और ये अक्साई चीन है। इसने चाइना ने इस पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है इस क्षेत्र पर। तो यही चीज़ जो है इसने 1962 में युद्ध के दौरान इस पर कब्जा कर लिया था, और अभी वो गलवान वैली में भी काफ़ी चीज़ें हरकतें कर रहा था। तो बस इसी चीज़ को लेकर के जो है बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है। सो आज ये कभी सिक्किम पर सोचता है हम आक्रमण करने के लिए, और कई जगहों पर सोचता है। सो बस यही चीज़ें थी। अब बॉर्डर डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ में आप इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी जो है रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगी, और बच्चों को ये फ़ायदा होंगे। और लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप कमेंट कर दें, जिससे सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।